Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to arrange jumbled words into a meaningful sentence, and it is very important for high school examination of English. आज की सीरीज़ के इस वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर आपकी 5 है, में हम इनको बहुत ही टेक्निकल वे में अरेंज करना सीखेंगे और साथ साथ हम ये भी सीखने वाले हैं कि किस तरह की वर्ब देख कर के कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह के प्रीपोजिशन को कहाँ पर लगाना होता है। तो उन सारे टेक्निकल पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे और इस सीरीज़ की सारी ही वीडियोस को देखने के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। तो जो पहला सेंटेंस है आप यहाँ देख रहे हैं, गेट्स ही डिजेक्टेड सून। तो गेट्स ही डिजेक्टेड सून क्या हुआ? अब जब सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस को अरेंज करते हैं, वर्ड्स को अरेंज करते हैं किसी एक मीनिंगफुल सेंटेंस में, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ दे रखा है। अगर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बिगिनिंग में लिखते हैं। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ही मिल गया तो हमने यहाँ पर जो है ही का यूज़ कर लिया, या डायरेक्ट यहाँ पर हम ही लिख लेते हैं। अब जब हमारे पास सब्जेक्ट ही आ गया तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास गेट्स भी है और डिजेक्टेड भी है। तो जब हमें ग्रामर की प्रॉपर जानकारी नहीं होती तो हम कोई सी भी वर्ब अनजाने में अननोइंगली यूज़ कर लेते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास कोई वर्ब गेट आती है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। जो टेंस की आइडेंटिफिकेशन है वह आपको गेट बताता है और गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो गेट्स के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर है तो विल गेट के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो गेट जो है आपका अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है। अगर और गेट का मीनिंग होता है होना। अगर हम कहते हैं चिंतित हो जाता है तो हम लिखते हैं गेट्स वरीड। वह निराश हो जाता है तो हम लिखते हैं गेट्स डिजेक्टेड। तो इसी तरह से हमने गेट्स को पहले ले लिया और डिजेक्टेड, जो कि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख लेंगे डिजेक्टेड को गेट्स के बाद। और सून आपका एडवर्ब है, सून आप लास्ट में लिखेंगे। वैसे तो एडवर्ब 3 तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई एडवर्ब दिया है हाउ, तो हाउ का आंसर पहले आता है, वेयर का बाद में आता है और व्हेन का सबसे लास्ट में आता है। क्वेश्चन हो या ना हो, आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि हाउ पहले आएगा, जैसे प्रॉपरली, इंटेंशनली, वेयर, इन द क्लासरूम, कब, यस्टरडे। तो अगर तीनों ही एडवर्ब दे रखे हैं तो आज का ये पहला तो की पॉइंट आपका ये हुआ कि गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या कोई एडजेक्टिव आता है। दूसरा पॉइंट आज का आपका यह है कि अगर 3 एडवर्ब आपको दे रखे हों तो पहले हाउ वाला आंसर आएगा, फिर आपका वेयर वाला आएगा और लास्ट में व्हेन वाला आंसर आता है। तो इस सेंटेंस पर बेस्ड हमने वहाँ पर आपको रूल्स बताए, आप इन्हें नोट कर लेंगे। इसके बाद हम ये वाला कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी जो है ये हैक्टिक लग रहा है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर सब्जेक्ट पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो एक तो सब्जेक्ट लेटर हो सकता है, ठीक है, और एक फादर, क्योंकि कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की जगह पर आता है। और एक बात और भी यहाँ पर नोट कर लें, यह पॉइंट नंबर 3 है आज का, कि जब आप पूछते हैं कौन, कौन या किसने, तो कौन और किसने का जवाब देने वाला जो वर्ड होता है वह सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट जब होता है उसे आप पहचानिए किसे या किसको, किसे या किसको। और इसके बाद आप जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर आता है। तो सबसे पहले इसमें पूछिए कौन। वर्ब है क्या? लिखना। लिखता है यानी लिखने वाला कोई ना कोई सिंगुलर नाउन होगा। तो अब माई तो इनकम्प्लीट है क्योंकि माई के साथ कोई नाउन आना ज़रूरी है। तो फादर आ गए यहाँ पर। अब हमारे पास 2 नाउन हैं, एक लेटर है एक फादर। तो लेटर तो लिखेगा नहीं, लेटर को तो लिखा जाएगा। तो कौन लिखता है? फादर। किसको लिखते हैं? लेटर को।
तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे माय फादर। अब इसके अंदर आया क्या, राइट्स। अब राइट्स और यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है हार्डली, मुश्किल से ही, यानी मुश्किल से ही लिखते हैं। तो यहाँ पर एक बात और आप नोट कर लेंगे कि हार्डली अगर मुश्किल से ही लिखते हैं तो वर्ब से पहले आता है। एक आपने रूल यहाँ से याद कर लिया, ये हो गया आपका रूल नंबर 4। तो क्या हो गया, हार्डली राइट्स। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको सीक्वेंस में इन टुकड़ों को आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। किस तरह से लिख लेंगे कि भाई पहले मैंने माय फादर कलेक्ट किया, राइट्स के लिए मैंने हार्डली राइट्स नोट किया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्ब आ गई, तो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर है एनी लेटर। अब एनी लेटर सूट करेगा या लेटर पहले अगर मैं लिख देता हूँ। अब राइट्स के बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट किसे या किसको, तो किसको, तो जवाब आया या तो पर्सन को या लेटर को, तो यहाँ पर लिखेंगे हार्डली राइट्स। अब लेटर आपने लिखा, जब आपका काउंटेबल नाउन जो एक है तो उससे पहले आपने ए लिखना ज़रूरी होता है। तो अ लेटर, आ फादर से भी पहले सूट करता है, लेकिन फादर आ 2, 3, 4 तो होते नहीं हैं, इसलिए अ लेटर यहाँ सूट कर गया। तो माय फादर हार्डली राइट्स अ लेटर टू एनी पर्सन, तो ये हो गया आपका पूरा रूप। अगर आप एनी पर्सन पहले लिखते और लेटर को बाद में लिखते तो फिर टू की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले लिखा और लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में लिखा तो आपने टू लगाना पड़ता है। अगर टू नहीं होता तो फिर एनी पर्सन पहले आता और लेटर बाद में जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कम हार्डली टीचर्स माय हैड स्टार्टेड ही स्टडिंग। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का, ये हमें क्लोज में करना पड़ेगा। क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज एक ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जिसमें अपनी मेन वर्ब और अपना सब्जेक्ट अलग होता है। इसका मतलब कोई दूसरा पार्ट भी होगा, उसका अपना सब्जेक्ट और अपनी मेन वर्ब अलग होती है। तो इस तरह से दो हिस्से हुए और दो से ज़्यादा हिस्से भी हो सकते हैं। तो जिसमें कई सारे पार्ट्स हों सेंटेंस में और सबकी वर्ब और जिनका सब्जेक्ट अलग अलग हो, उसे क्लोज कहते हैं। अब यहाँ पर आया हमारे पास हेड में, हमने हेड के साथ हम देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड कम आ गया, साथ में हार्डली भी आया हुआ है, तो हेड हार्डली कम हो गया। तो इन तीनों को हमने एक साथ मान लिया कि हेड हार्डली कम। इसको हम लिखेंगे एक दूसरे कलर से ताकि क्वेश्चन और आंसर में अच्छे से पहचान हो जाए। हेड हार्डली कम। अब हमें देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कहाँ पर है। अब सब्जेक्ट क्या है, एक तो ही है और एक है टीचर। अब यहाँ पर माई भी है, तो माई तो ही के लिए आएगा नहीं, तो माई टीचर आएगा। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएं, यहाँ पर हम माई टीचर लगाएं या ही लगाएं, तो हम देखेंगे कि बात चल रही है पढ़ने की, तो पढ़ेगा ही, और ही का पढ़ेगा जब जनरली टीचर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस कॉमन सेंस को लगाने के बाद हमने ही नहीं चुना, हमने क्या लगाया, टीचर। टीचर से पहले देखेंगे कि कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव प्रोनाउन है, तो आ गया माई। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, माई टीचर। हेड हार्डली कम, तो हेड हार्डली कम आ गया। हेड हार्डली वाले केस में बीच में आपको व्हेन लगाना पड़ता है, और जब एक तरफ पास परफेक्ट आपको दे रखा हो तो दूसरी तरफ पास इनडेफिनिट बनता है। तो व्हेन के बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ही स्टार्टेड स्टडिंग, तो क्या हो गया, माई टीचर हैड हार्डली कम व्हेन ही स्टार्टेड स्टडिंग। तो अब यहाँ पर जो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर कायम किया, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने लिखा एक प्रॉपर सिंटेक्स में, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर आप रूल के तौर पर
क्या लिखेंगे कि अगर आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो व्हेन आपका बीच में आएगा और व्हेन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। और हैड हार्डली वाला बिगिनिंग में आता है। तो हैड के साथ अगर आपका यहाँ पर हार्डली दिया हुआ है तो यही सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से भी आपका बन सकता है। ये होगा, एडवर्ब पहले लगाते हैं और एडवर्ब पहले लगाने का मतलब है कि आपने हार्डली पहले लिया। तो हार्डली एडवर्ब जो वर्ब से पहले लगा है अगर बिगिनिंग में आ जाए तो वह अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी ले आता है। तो क्या हुआ कि जो माई टीचर है ये पीछे आ जाएगा, हार्डली हैड माई टीचर कम, और यहाँ से जो व्हेन के बाद की स्टार्टिंग है ये सारी आपकी एज इट इज होगी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हार्डली हैड की तरह से आप नो सूनर डिड जैसे स्ट्रक्चर्स भी इसी बेस पर बनाते हैं, ये आप आगे के लिए याद रखेंगे। सॉरी टू से वॉन्ट ही डज, अगर वॉन्ट वर्ब है तो ही के साथ एस नहीं आया, और अगर ही सब्जेक्ट है और डज में मेन वर्ब करता हूं तो फिर वॉन्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि टू तो से के लिए आ गया तो टू वांट नहीं आ सकता। क्योंकि इन्फिनेटिव जब हम बनाते हैं तो इन्फिनेटिव में क्या करते हैं, एक मेन वर्ब हमने लिखनी होती है, टू के साथ फिर हमें आगे फर्स्ट फॉर्म देनी होती है जो एक दूसरा वर्ब दिया गया होता है। तो यहाँ आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा ही। अब ही के साथ से नहीं सूट करता, वांट सूट नहीं करता, क्यों, क्योंकि ही के साथ हमें क्या चाहिए, ही के साथ हमें चाहिए एस और ई एस वाली फॉर्म। तो आप क्या करेंगे कि आप डज को पहले लगा लीजिए, डज ही। अब ये इंटरोगेटिव वाले स्टाइल में जा रहा है, जो इसका मूड है वो इंटरोगेटिव में होगा। डज ही, अब ही के साथ हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक वांट और एक से। तो टू से वांट, वांट टू से, ये सूट करता है, से टू वांट नहीं हो सकता। डज ही वांट, अब दूसरी वर्ब क्या आ गई, टू से सॉरी, डज ही वांट टू से सॉरी। तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव स्टाइल। तो जब आप दिए गए वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज कर रहे होते हैं तो आपको लास्ट में जाकर सेंस को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स, स्विमिंग, गुड, और यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लीजिए इज़। तो अब तक हमने देखा है कि इज़, आर, एम, वॉज वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो हमें एकदम देखते ही एहसास होगा कि इज़ के बाद स्विमिंग आएगा, लेकिन प्लेयर्स के बाद तो इज़ आना नहीं है। अगर इज़ वर्ब है और स्विमिंग मेन वर्ब है तो प्लेयर्स की जगह प्लेयर होना चाहिए था। तो ये तो बात जमी नहीं। तो आज पहली बार हम सीखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना नाउन भी बना देता है और नाउन सब्जेक्ट होता है। तो नाउन सब्जेक्ट कैसे होगा, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से, कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फोर प्लेयर्स, अच्छा प्लेयर्स यहाँ दो बार आ गया है तो आप लिखेंगे क्या, प्लेयर्स। तो क्या आ गया, फोर प्लेयर्स। अब फोर प्लेयर्स क्या है, गुड फोर प्लेयर्स। तो पहले क्या आ गया, स्विमिंग, तो यहाँ आ गया इज, स्विमिंग इज गुड फॉर प्लेयर्स। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो आईएनजी ज़रूरी नहीं है कि इज आर एम के बाद मेन वर्ब का काम कर रही हो, ये आईएनजी वाली जो वर्ब फॉर्म है ये जेरेंड मीन्स नाउन बनकर सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है। तो एक माइंड में पहले से एक बात फॉर्म करके ना बैठें, ये आपके सेंटेंस में एरर करा सकती है। तो आई होप कि ये 5 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे हमारे पास दिए गए वर्ड्स हैं देम, टू, लाइक, वॉज, सिंग, बाय। तो बाय देखते ही हमें पहली ग्लेंस में ऐसा नज़र आता है जैसे पैसिव वॉइस के रूप में दिया गया हो, लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस है तो बाय के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तो फिर सब्जेक्ट क्या है,
तो ये हमें समझना है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका क्या काम करती है? ये आपका नाउन बन जाता है और ये आपका सब्जेक्ट का काम करता है और ये आपका ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? तो टू सिंग, तो आपने लिखा टू सिंग वॉज लाइक्ड, टू सिंग वॉज लाइक्ड बाय देम, टू सिंग वॉज लाइक्ड बाय देम। तो ये पैसिव वॉइस हुआ। इसके बाद थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद आपने बाय देम लगा दिया। यस्टरडे मोहन स्कूल आई टू विद गोइंग वॉज। अब हमने देखा कि हमारी वर्ब सबसे पहले गोइंग है, गोइंग के लिए हमें वॉज भी मिल गया, यानी वॉज गोइंग हो गया। अब वॉज गोइंग हो गया तो कौन जा रहा है? मोहन। तो यहाँ पर हमने देखा मोहन जा रहा है, तो फिर आई को कहाँ लगाएंगे? तो इस तरह से जब आपको दो सब्जेक्ट्स दे रखे हों तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपको विद अगर दे रखा है तो आपने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किया, तो जो आपकी वर्ब है वह पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे आई विद मोहन। अब यहाँ पर विद के साथ मोहन हो गया, तो आप क्या करते हैं? मोहन विद आई। तो ये सूटेबल नहीं होगा क्योंकि आई के साथ भी वॉज आना है और मोहन के साथ भी वॉज आना है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी विद मी, विद हिम। तो यहाँ आई दिया है तो हमने मोहन की बजाय आई प्रेफर किया पहले लिखने में, और आई विद मोहन, तो यहाँ पर आपने कर दिया वॉज। आई विद मोहन वॉज गोइंग टू स्कूल, आई विद मोहन was going to school yesterday। तो ये आपका पॉइंट आपका सीखने वाला है। जब I with somebody हो तो ये काउंट नहीं होता और पहले वाले के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे गॉड गिफ्ट अस प्रीशियस लाइफ फ्रॉम इज टू आ। तो गिफ्ट क्या होगा? गॉड गिफ्ट है, गॉड अपने आप में गिफ्ट है या लाइफ गिफ्ट है? तो आंसर निकल करके आया कि भाई लाइफ गिफ्ट है। तो लाइफ है तो इज आएगा, और गिफ्ट है तो आएगा लाइफ इज अ गिफ्ट। अब गिफ्ट कैसा है? प्रीशियस। तो प्रीशियस क्वालिटी जो है वो आएगी आपकी गिफ्ट से पहले। लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट। गिफ्ट किसके लिए है? टू अस, हमारे लिए। लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस, किसकी तरफ से? फ्रॉम गॉड। तो ये आपका पूरा सिस्टम आ गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है। कवर्ड टॉप्स द स्नो। तो इसमें पहले एक रफ आइडिया ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब देखेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। स्नो कहाँ होती है? माउंटेन पर, और माउंटेन में क्या होती है? टॉप होती है। तो अब इसको आपको देखना है, इसमें द कितनी बार दिया हुआ है? 1 और 2 यहाँ पर। तो आप लिखेंगे द टॉप्स ऑफ द माउंटेन। करते करते आपको ये एक्सपीरियंस होने लगता है कि कौन सा द कहाँ लगाना है और कौन सा वाला फ्रेज एक साथ जोड़ना है। अगर आपको इतना फ्रेज एक साथ समझ में आ जाए और थ्रू आउट द ईयर एक साथ समझ में आ जाए, तो आप कहेंगे कि थ्रू आउट द ईयर एडवर्ब है, टाइम शो कर रहा है तो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। बिगिनिंग होगी द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ पर कहीं आर है, आर यहाँ पर है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कवर्ड। कवर्ड के बाद हमेशा विद आता है। ये आपने प्रीपोजिशन जब याद की होंगी तो वहाँ से याद आ जाएगा आपको। विद की वजह से स्नो आएगा। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन
यहाँ पर माउंटेन या माउंटेन्स जो भी दे रखा हो वो कर लेंगे आप। कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो ये जब आप इनको टुकड़ों में याद कर लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में है हमने एक दा लगाया, दूसरा दा लगाया, यहाँ पर एक दा की रिक्वायरमेंट और आएगी, तो थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर आपका यूज़ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया थ्रू आउट द ईयर। तो आपको क्या करना है, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन एक पीस है, थ्रू आउट द ईयर दूसरा पीस है, और कवर्ड विद स्नो एक तीसरे पीस में आपने इसको बांट लेना है, तो आपको आसानी होगी सेंटेंस को बनाने में। कम डेज टू फॉर होप डेज, डेज यहाँ 2 बार आ गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कम है तो फर्स्ट फॉर्म तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, लेकिन आप पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख लिया क्या, आई। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक कम है और एक होप है, तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों ही एडजस्ट हो सकते हैं। तो आई कम बेटर डेज, ये कम के साथ बेटर डेज सूट नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे आई होप फॉर बेटर डेज, आई होप फॉर बेटर डेज टू कम, आई होप फॉर बेटर डेज टू कम। तो इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आपके सारे वर्ड्स पूरे हो जाने चाहिए। आई होप कि ये जंबल वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, साथ साथ उनके रूल्स भी समझ में आए होंगे। तो 10th लेवल की ग्रामर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं और प्रैक्टिस पेपर्स हैं, बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज़ में, प्रैक्टिस सेट्स की इस सीरीज़ में हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और उन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप जो है पूछते रहें और सॉल्व करते रहें। लिटरेचर से रिलेटेड भी वीडियोस हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम MCQs पर और शॉर्ट आंसर्स पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आप इजीली शॉर्ट आंसर्स को याद करके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकें। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।